नमस्ते दोस्तों, मैं जयती भाटिया। आज मैं आपके सामने कोकोनट थिएटर के इस पेज पर रूबरू हूँ। आज मैं अपने एक जो छोटी सी जर्नी है वो आपके साथ शेयर करूँगी और कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कि डिफरेंट जो मैंने किरदार किए हैं उसमें मेरा क्या प्रोसेस रहा है, क्या थॉट प्रोसेस रहा है, उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगी। पिछले कुछ दिनों में मैंने कोकोनट थिएटर के पेज पर देखा कि बहुत ही नामी गिरामी और बहुत प्रसिद्ध और बहुत ज्ञानी मेरे से बहुत सीनियर्स सब लोग यहाँ पर आए हैं और उन्होंने अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया है, अपनी जर्नी बताई है। उन सब के सामने मेरी जर्नी बहुत निम्न है, बहुत छोटी है। मैंने ऐसा कुछ ग्रेट अकम्प्लिश नहीं किया है, लेकिन फिर भी एक कलाकार होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी छोटी सी जर्नी आपके साथ शेयर करूं। मेरा जो भी प्रोसेस रहा है, मैंने जो भी सोचा है, जो भी सीखा है पिछले इतने सालों में थिएटर में, मैं आपके साथ शेयर करूं। और क्या पता मेरी इस छोटी सी जर्नी से, इस मेरे थॉट्स से, जो भी मैंने सीखा उससे आपको मदद मिले। और अगर आपको मदद मिली तो बहुत बढ़िया बात है। और अगर ये सुनकर आप कुछ लोग थिएटर में आएँ, हमारे एंटरटेनमेंट फील्ड में आना चाहें, तो ये तो और अच्छा हो जाएगा। इसका मतलब है मैंने कुछ लोगों को इंस्पायर किया। आपको मेरी बात सुनकर लगे कि हाँ, ये पॉसिबल है, ये आप कर सकते हैं। ये इसके पीछे मेहनत बहुत लगती है। ये ऐसा नहीं है कि आप आए और आपने कुछ थिएटर में काम किया या फिर अपने एंटरटेनमेंट मीडिया में काम किया और आपको फेम मिला और बहुत कमाल हो गया। नहीं, इसके पीछे हर कोई एक पढ़ाई लिखाई करके आया है, किताबें पढ़ी है, बहुत सारे थिएटर देखे हैं, फिल्म्स देखे हैं। सो आई वुड से कि ये एक जो हमारा फील्ड है थिएटर का या फिर कला का या एंटरटेनमेंट फील्ड का, इसमें बहुत मेहनत है, काफ़ी मेहनत है। सब ने मेहनत की है, जो भी जहाँ पहुँचा है उन सब ने मेहनत करके ही वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, मैं कहूँगी कि इसमें थोड़ी सी ट्रेनिंग लेकर आइए, थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई करके आइए। आप इंजीनियर, डॉक्टर, MBA पढ़ने के लिए आप जब ट्रेनिंग लेते हैं तो थिएटर के लिए क्यों नहीं, इस फील्ड के लिए क्यों नहीं। तो मैं अपनी थोड़ी सी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं आपसे सवाल जवाब जो आपके हैं वो मैं 20-25 मिनट के बाद आप लोगों से मैं सवाल जवाब, आप जो सवाल पूछेंगे उसके जवाब दूंगी। लेकिन शुरू में मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैंने बचपन से ओडिसी डांस सीखा, इंडियन क्लासिकल डांस। मेरे गुरु पद्मश्री मायाधर राउत, और मैं श्री राम भारतीय कला केंद्र की स्टूडेंट रही हूँ। उसके बाद वो करते करते मैं रशियन लैंग्वेज पढ़ रही थी, तो वहाँ पे एंटन चेखव ड्रामा स्टूडियो के जो डायरेक्टर हैं सीताराम जी ने, उन्होंने मुझे कैंटीन में बहुत लोगों से बातें करते हुए देखा और उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे तो यही लड़की चाहिए जो मेरा किरदार निभा पाएगी। और उन्होंने मुझे एक प्ले जिसका नाम है क्या ये गुस्ताखी है, उस प्ले में ज़किया नाम की लड़की का रोल दिया। वो प्ले मैंने किया, मुझे बड़ा मज़ा आया। मैं जब घर गई अपने घर वालों को मैंने बताया कि मेरे जो एंटन चेखव ड्रामा स्टूडियो की टीचर हैं वो कह रहे हैं कि प्ले करना है, तो थिएटर करना है, वो तो मैंने कभी किया नहीं है। तो माय मदर सेड कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो 15 सालों से परफॉर्म कर ही रही हो और पिछले 10 सालों से स्टेज परफॉर्मेंसेस भी कर रही हो, सोलो परफॉर्मेंसेस भी कर रही हो, तो थिएटर में तो सिर्फ डायलॉग होता है साथ में, है ना, तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, कर लो। तो फिर मुझे लगा कि अच्छा, सिर्फ डायलॉग बोलना है, बोल तो मैं लेती हूँ और रट्टू मास्टर में हूँ, तो जो मुझे स्क्रिप्ट मिलेगी वो तो मैं पढ़ लूँगी। तो इसीलिए ये मेरा पहला स्टेप हुआ। मैंने वो किरदार किया ज़किया, क्या ये गुस्ताखी है प्ले में, और मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि पूरी टीम के साथ काम करना था। और सुषमा सेठ जी बहुत सीनियर एक्ट्रेस थी, उनके साथ पहली बार काम करने का मौका मिला। उनको हमेशा टीवी पे देखा था एंड प्ले में भी देखा था, थिएटर में भी देखा था, तो मेरे लिए बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था। वो हर चीज़ नई थी, एवरीथिंग वाज न्यू, एंट्री एग्जिट, कॉस्ट्यूम, डायलॉग्स, जगह पर आना जाना, ये सब डांस में भी होता है जब आप डांस ड्रामा करते हैं। लेकिन ये मैंने रियलाइज़ किया कि एक थोड़ी सी अलग दुनिया है, लेकिन इसमें भी बहुत मज़ा है। तो मुझे लगा कि अच्छा, मुझे फिर थिएटर को थोड़ा परस्यू करना चाहिए। उसके बाद मैं अलकाज़ी साहब, इब्राहिम अलकाज़ी मेरे थिएटर के गुरु रहे हैं, लिविंग थिएटर मैंने ज्वाइन किया। मैंने ये रियलाइज़ किया
कि डांस की वजह से मुझे काफ़ी मदद मिली, क्योंकि मैं स्टेज पे चलने फिरने, हाथ को कैसे यूज़ करना है, हाथ को पॉकेट में नहीं रखना, क्या करूँ मैं हाथ का, चलूँ कैसे, चल के कैसे जाऊँ, खड़ी कैसे हूँ, इन सब चीज़ों में मुझे डर नहीं लगता था, क्योंकि मैं स्टेज परफॉर्मर पहले से ही थी। लेकिन ये ज़रूर मुझे रियलाइज़ हुआ कि किरदार को करने के लिए आपको काफ़ी एक प्रोसेस करना पड़ता है। मुझे सर कहते थे कि अच्छा ऐसे देखो, तो मैं ऐसे देख लेती थी। वो कहते थे ऐसे चलो, तो मैं ऐसे चल लेती थी। वो हंसते मैं हंस लेती थी। तो फिर मुझे वो कहते थे लीव द नखराज ऑफ अ डांसर, देयर इज अ प्रोसेस, थॉट प्रोसेस, वो पूरा शुरू से लेकर आखिर तक करो, नहीं तो जिंदगी किरदार को जी नहीं पाओगी। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ ये बात सही है, क्योंकि जब मैंने ज़किया का किरदार किया था क्या ये गुस्ताखी है में, तो मैंने रियलाइज़ किया कि ज़किया, मेरे डायरेक्टर ने मुझे देखकर कहा कि हाँ ये लड़की मेरे कैरेक्टर के लिए परफेक्ट है, वो क्योंकि वो बातूनी है, इधर उधर घूमती रहती है, हमेशा चटक पटक करती रहती है, तो ये किरदार काफ़ी सिमिलर है मेरे किरदार जो मैंने लिखा, ये एक्टर, ये कैरेक्टर जो अच्छा कर जाएगी। लेकिन मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि जो ज़किया का किरदार था वो जयती से काफ़ी डिफरेंट था। हाँ वो बातूनी थी, वो बहुत चंचल थी, वो सब कुछ था, लेकिन वो रिबेलियस थी। मैं बहुत ही डिवोटेड और बहुत ही ओबीडियंट किस्म की लड़की थी। रिबेल करना मैंने कभी सोचा नहीं था, कभी मेरे ध्यान में भी नहीं आया था, और कभी ज़रूरत भी पड़ी थी तो मैंने सबकी भलाई देखते हुए बात को मैं अलग कर दिया था। तो आई वॉज नॉट अ रिबेलियस पर्सन। मैं कभी माँ बाप के अगेंस्ट जाकर कुछ ऐसा करूँगी कि अपने बाल काट लूँगी या लड़ लूँगी या लड़कों के साथ क्या बोलते हैं कुश्ती लड़ूँगी, ये सब मेरे अंदर नहीं था। और जिस तरह से अपनी बहन के लिए लड़ रही थी वो प्ले में ऐसा था। तो आई वुड से कि ज़किया का किरदार जयती के किरदार से काफ़ी अलग था। तो उसको समझने में मुझे वो पूरा प्ले लग गया, लेकिन मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ क्योंकि मैंने उसको बैठकर सोचा नहीं। हमारा जो थिएटर है, हमारा जो ये फील्ड है, इसमें सोचना पड़ता है। आपको किरदार के बारे में जब आपको कोई स्क्रिप्ट मिलती है, जब आपको कोई प्ले मिलता है, तो आप उस स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, अपने किरदार को देखते हैं, अपनी प्लेसमेंट उस प्ले में देखते हैं कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या कर रहा है, कहाँ पर ये प्ले सेट है, कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ से ख़त्म हुआ है, कहाँ तक जाएगा, इस किरदार की जर्नी क्या है, ये मुझसे कितना अलग है, या मैंने कहीं ऐसा कोई किरदार देखा है या नहीं। ऑब्जर्वेशन जिसे हम कहते हैं, वैसे रियल लाइफ में जयती की ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ज़ीरो है। अगर एक पहाड़ यहाँ पर हो और वो पहाड़ हटा के कहीं दूसरी जगह खड़ा कर दिया जाए तो जयती फिर भी उसको समझ में नहीं आ गया कि वहाँ पर कोई पहाड़ था या नहीं था। लेकिन जैसे ही हम अपने वर्क फील्ड में आते हैं, जब हम ये सीरियसली अपने प्ले को लेते हैं, जब पढ़ते हैं, तो हर चीज़ सामने एक फ़िल्म की तरह चलती है, आपको सब पिक्चर्स दिखाई देते हैं और आपको ये रियलाइज़ होता है कि अच्छा ये प्ले है, ये इस समय में सो एंड सो सन में सेट है, इस डेट से सेट है, ये किरदार इस फैमिली के हैं, ये फैमिली इस जगह पर रहती है, इस जगह की फैमिली का जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो ऐसा है, सोशल बैकग्राउंड ऐसा है। क्या अगर कोई पॉलिटिकल प्ले हो या कोई ऐसा प्ले हो, उसमें आपको समझना पड़ता है कि उस वक्त या इस वक्त या जब भी वो प्ले सेट है उस वक्त क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, इन लोगों की स्टैंडिंग क्या थी या इस किरदार की स्टैंडिंग क्या थी। तो ये सब सोचते हुए ये आपके दिमाग में आ ही जाता है। मैं फिर आई विल गो बैक टू माई डांसिंग अ लिटिल बिट। तो ये मेरे लिए बहुत ही नई चीज़ थी और ये सारा कुछ समझना, ये सब मैंने लिविंग थिएटर में सीखा। तो वहाँ जब मैंने समझा कि अच्छा एक प्ले को करने के लिए, एक किरदार को करने के लिए हमें बहुत कुछ समझना पड़ता है। एक प्ले था स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर, एक प्ले था एंटन चेखव का थ्री सिस्टर्स। उस प्ले में हमारी बड़ी स्टडी हुई क्योंकि उस वक्त रशिया में जो चल रहा था, यूएसएसआर में जो चल रहा था, वहाँ पे ये तीन बहनें थी जो हमेशा ये कहती थी हम मॉस्को जाएंगे, हम मॉस्को जाएंगे। क्यों जाएंगे मॉस्को? उनका क्या एस्पिरेशन है? उनके घर की जो स्थिति थी, वो ज़मींदार थे और धीरे धीरे वो सब सिस्टम टूटने लगा था और जो है दुनिया चेंज हो रही थी, प्रोलेटेरिएट्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, ये सब चीज़ें बाहर निकल के आ रही थी। ये जितने भी बुर्जुआ सोसाइटी थी वो टूट रही थी। इनकी क्या हालत थी इस वक्त और कैसे जो उनके एक छोटे तबके की जो लड़की थी नताशा, जो मैंने प्ले किया था, वो घर में आकर पूरे घर को टेक ओवर कर लेती है। सो इट वॉज ऑल्सो सिम्बॉलिक थिंग दैट हाउ द प्रोलेटेरिएट्स या जो लोअर वर्किंग क्लास है वो किस तरह से बुर्जुआ सोसाइटी को टेक ओवर कर रहा है। तो ये आपकी स्टडी होती है बैकग्राउंड के ऊपर। तो जब मैं ये पढ़ने लगी तो मैंने रियलाइज़ किया कि अरे
अब ये किरदार जो है वो ऐसे चलता है। जब वो नताशा का जो किरदार था, जब वो शुरू में आई थी बड़ी टिमिड सी थी, उसको कपड़े रॉन्ग पहनती थी, सब लोग उसके ऊपर हंसते थे, वो परेशान रहती थी। जैसे जैसे प्ले चेंज होता गया, जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती गई, जैसे जैसे वो घर में और स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्गर होती गई, उसका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया। वो उसके बात करने का तरीका चेंज हो गया, उसके कपड़े पहनने का तरीका चेंज हो गया, उसका हेयर स्टाइल चेंज हो गया। तो वो मुझे समझ में आया कि अच्छा, तो ये सब तो बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर्स और पोस्चर्स और इन सब की बात है, ये सब तो मैंने पढ़ा हुआ है। तो आई वेंट बैक टू माई डांसिंग अगेन। हम डांसिंग में भी किरदार करते हैं। डांस में क्लासिकल डांस में हमारे भारत के जितने भी इंडियन क्लासिकल डांस हैं, उसमें हम लोग सब किरदार करते हैं, डिफरेंट किरदार करते हैं। जब भी म्यूज़िक के ऊपर जब टेक्स्ट के ऊपर नहीं इनैक्ट करते हैं तो संचारी भाव होता है, जिसमें सिर्फ म्यूज़िक बजता है और उसके पीछे आप डिफरेंट किरदार करते हैं। जैसे कृष्ण है, तो कृष्ण राधा से मिलने आए हैं, पूरी रात गुजर चुकी है, और वो आकर बोलते हैं कि क्या हुआ, इतनी दुखी क्यों हो, और मैं तो आ गया हूँ ना, तो अब तो हंसो। तो राधा जो है वो बड़ी परेशान होकर बोलती है कि पूरी रात बीत गई, दिन से रात हो गई, मैं बैठी रही और तुम नहीं आए। कहीं तुम उससे तो नहीं मिलने गए थे? तुम मुझे जलाते हो, तड़पाते हो, परेशान करते हो, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। तो ये सब हमने संचारी में सीखा था। हम अभी कृष्ण बने हैं जिसमें हम ऐसे मूवमेंट करते हैं, और अभी हम राधा बने हैं जिसमें हमारे सॉफ्टर मूवमेंट होते हैं, जिसमें जब हम शिव बनते हैं तो हमारे ऐसे मूवमेंट होते हैं, हमारे स्ट्रेट एंगल्स होते हैं, या फिर हमारे तने हुए मूवमेंट्स होते हैं। और जब भी हम कोई क्या बोलते हैं, लड़की का किरदार करते हैं, कोई हीरोइन का किरदार करते हैं, तो एकदम नरम हो जाते हैं। एक जब हम देवी का रोल करते हैं तो हमारे अंदर लास्य भी होता है और हमारे अंदर तांडव भी होता है। तो ये तांडव और लास्य का जो मिलन था, ये मैंने अपने डांस में सीखा था। और मुझे सबसे मज़ेदार लगता है, व्हेन आई गो बैक इन माई माइंड आई रियलाइज्ड कि एक ओडिसी डांस में, हर इंडियन क्लासिकल डांस में गीत गोविंद का एक है जिसका नाम है दशावतार, जिसमें हम विष्णु के 10 अवतार अलग अलग दिखाते हैं। आप मानेंगे नहीं कि उन दसों अवतार में हम लोगों की बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है। हम मत्स्य बनते हैं, हम वराह बनते हैं, और हम कश्यप बनते हैं, हम वराह बनते हैं, हम नरसिंह बनते हैं, हम बलराम बनते हैं, हम बुद्ध बनते हैं, हम राम बनते हैं, हम कृष्ण बनते हैं, और हम कल्कि बनते हैं। तो हर चीज़ में हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है। जब हम वामन अवतार बनते हैं तो हम बिल्कुल ऐसे आधा अपनी बॉडी नीचे रखकर उसमें हम चलते हैं, ताकि हम दिखें, हम बौने दिखें। और फिर पूरा जो आइटम है, वो जो पूरी पंक्ति है, वो पूरे उसी में आधा बैठकर ही होता है। तो ये भी तो एक बॉडी लैंग्वेज ही हुआ। जब हम कोई बौने का रोल करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे तो हमारे दिमाग में रहेगा कि हम वही हैं, हम उस तरह से, हम ज़मीन से उतने ही उठे हुए हैं। जब हम बलराम का रोल करेंगे, या फिर हम कृष्ण का रोल करेंगे, या फिर राम का करेंगे, या फिर बुद्ध करेंगे, तो एकदम शांत रहेंगे। वो बिल्कुल शांत ही, पूरा पैराग्राफ है, जो पंक्ति है, जो श्लोक है, वो पूरा शांत के ऊपर है कि हमें अटेनमेंट मिल गया है, एनलाइटनमेंट मिल गया है। और बुद्ध आपको यही सिखाता है कि धम्मम शरणम गच्छामि। तो ये मैंने देखा कि वो तो एक के बाद एक हम बॉडी लैंग्वेज चेंज करते ही जाते थे। कहीं ना कहीं जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आप अपने आप को कभी मत्स्य समझ रहे हैं, कभी कूर्म समझ रहे हैं, कभी वराह समझ रहे हैं, कभी नरसिंह समझ रहे हैं, और कभी आप ऐसे इस तरह के दशावतार, आप अलग अलग परफॉर्मेंस एक के बाद एक आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही सिर्फ चेंज करते हैं। और अपने दिमाग में भी कहीं ना कहीं वो विजुअलाइज होता है कि आप कौन से इस वक्त सदी में हैं और कौन सा युग आप दिखा रहे हैं। तो इन अ वे कहीं ना कहीं वो मेरे दिमाग में था, उसने मेरी मदद की। फिर हम जब एग्ज़ाम देते थे डांस के ऊपर तो हम नाट्य शास्त्र पढ़ते थे। तो नाट्य शास्त्र के पहले जब हम कोई भी डांस या कोई भी परफॉर्मेंस शुरू करते हैं, जब हम थिएटर का भी क्यों नहीं परफॉर्मेंस शुरू करते हैं, तो हम एक ध्यान श्लोक पढ़ते हैं, आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्व वांग्वयम आहार्यम चंद्र तारादि त्वम नमः सात्विकम शिवम। तो इसमें हमने क्या कहा कि एक इंसान यानी कि शिव
हमारे अंदर है। हर हर महादेव, इसका मतलब हम इंसान की बात कर रहे हैं। हमारे अंदर एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। अगर शिव हमारे पूरे ब्रह्मांड के सिंबॉलिक हैं, सिंबल हैं, तो हम भी, हमारे अंदर हमारी पूरी दुनिया है। तो उस इंसान को पूरी तरह से कंप्लीटली देखने में हमें अपने आप के लिए भी ये आंगिकम भुवनम सही बैठता है। हमारा अंग जो है वो पूरा भुवन है, और हमारी जो वाच है, मतलब हमारी जो भाषा है, वो पूरी दुनिया की भाषा है। हमारे जो आहार्य मतलब होता है डेकोरेशन, मतलब कॉस्ट्यूम, मतलब ज्वेलरी, जिस तरह से आप सजते हैं, जैसे आप दिखते हैं, जैसे मैंने कान में ये पहन रखा है, ये कपड़े पहने हैं, आज मैंने ये पहना है, तो आज की मेरा जो कॉस्ट्यूम है या मेरे जो वस्त्र हैं वो ये हैं। तो आज जब आप मेरे बारे में सोचेंगे तो आप इस तरह से मेरे बारे में सोचेंगे कि आज मैं ऐसी दिख रही थी। तो आहार्यम चंद्र ताराति त्वम सत्विकम शिवम। तो जो सत्व मतलब हमारा मेंटल स्टेट जो होता है, टेम्परामेंट, तो वो हमारे शिव जैसा टेम्परामेंट। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि ये जब हम पढ़ते हैं तो इन टोटलिटी में हम ये देखते हैं कि ये सारी चीज़ें एक इंसान को बनाती है। आप जब किसी भी किरदार के बारे में सोचते हैं तो आप टोटली उसके बारे में सोचते हैं। मैं थोड़ा सा नाट्य शास्त्र और नाट्य वेद के बारे में बताना चाहूँगी कि पहले 4 ही वेद थे हमारे पास, और फिर सबने जाकर, ऐसा सुना जाता है, उस किताब में लिखा है कि ग्रंथ में लिखा है, जो मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, कि लिखा जाता है कि ब्रह्मा से जाकर सबने कहा कि ये आपने जो लिखा है ये तो सिर्फ कुछ वर्ण के लोग ही सुन सकते हैं, बाकी शूद्र और ये सब नीचे लोग, तो ये तो इंक्लूसिव, मतलब इट इज़ नॉट इंक्लूसिव, ये तो उनके लिए नहीं है, तो कुछ ऐसा बनाइए जो सबके लिए हो। मैं एक और बात यहाँ पर कहना चाहूँगी कि एंटरटेनमेंट फील्ड और थिएटर फील्ड जो है वो ऑल इंक्लूसिव फील्ड है। उसमें कोई छोटा बड़ा ऐसा वैसा तैसा कुछ नहीं होता। हम सब एक हैं, उसमें सबकी एंट्री है और सब उसमें एक साथ ही काम करते हैं। हम टीम वर्क के साथ काम करते हैं और सब 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 उसमें इनवाइटेड हैं, सब लोग वेलकम हैं। तो आप सोचिए कि नाट्य वेद इसलिए लिखा गया कि वो चारों वेदों में से सब अच्छे उसके एसेंस लेकर ये 5वां वेद बनाया गया, जिसका नाम है नाट्य वेद। वो ब्रह्मा जी ने लिखा, जो कि ऑल इंक्लूसिव है, जो कि सब वर्ण के लोग सुन सकते थे और पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो इसे अब दुनिया तक पहुंचाया कैसे जाएगा? तो भरत मुनि ने ये सीखा और अपने 100 पेटों के थ्रू ये पूरे दुनिया को समझाया, या हमारे भारतवर्ष को, या जो भी उस वक्त जो हमारा स्टेट ऑफ कंट्री था वो उस वक्त समझाया गया आदिकाल में। ये बहुत 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 पुरातन किताब है, पर आप मानेंगे नहीं कि तभी इसमें नृत्य के बारे में, संगीत के बारे में, संगीत वाद्य के बारे में, नाट्य के बारे में इतनी डिटेल में लिखा गया है कि आज जब आप पढ़ते हैं क्या बोलते हैं स्टैनिस्लाव्स्की के बारे में, आप जब पढ़ते हैं ब्रेख्त के बारे में, जब आप माइजनर के बारे में पढ़ते हैं और फिर आप नाट्य शास्त्र पढ़ने बैठते हैं, तो आपको लगता है कि अरे ये सब तो पहले ही इसमें लिखा हुआ था। स्टैनिस्लाव्स्की में हम पढ़ते हैं कि आपको टोटली किरदार के साथ एक हो जाना है, उसकी सोच, उसकी समझ, उसका बैकग्राउंड, उसके फ्लॉज सब आपने अपना लेने हैं। उसके अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देना है। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे लिए गलत सही है, क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ। तो टू बी वन विद द कैरेक्टर, टू प्रोजेक्ट अ कैरेक्टर विच इज़ रियल लाइफ कैरेक्टर, टू मेक इट सो रियल। फिर हम पढ़ते हैं ब्रेख्तियन के बारे में, जिसमें लिखते हैं कि हम किरदार भी हैं और किरदार से अलग भी हैं। हम किरदार के जैसा सोचते भी हैं, लेकिन हम उसको एक बिगर पिक्चर में भी देखते हैं बाहर निकल के थोड़ा सा, कि इसकी प्लेसमेंट क्या, ये सच है, ये सही है या गलत है, क्योंकि वो कमेंट भी करते हैं अपने किरदारों के ऊपर। तो इसीलिए आप है भी, आपका डिटैचमेंट भी है और आपकी इन्वॉल्वमेंट भी है किरदार के साथ। और फिर हम पढ़ते हैं माइजनर टेक्निक के बारे में, जिसमें है आप ट्रूथ, आप आज के बारे में बात कर रहे हैं, यू आर लिविंग राइट नाउ। आप जो स्पोकन टेस्ट है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके पीछे अंडरलाइंग इमोशन जो है वो सही है। तो अगर आप नाट्यशास्त्र में पढ़ें तो ड्रामा के बारे में जो उन्होंने कहा है, उसमें लिखा है उन्होंने कि इट्स अ कॉपी ऑफ लाइफ, जो हम स्टैनिस्लाव्स्की में पढ़ते हैं। फिर उन्होंने लिखा है कि इट्स अ मिरर ऑफ कस्टम एंड सोसाइटी, जो कि हम क्या बोलते हैं ब्रेख्तियन में पढ़ते हैं, और रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रूथ, जो कि हम माइजनर में पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पहले ही लिखा गया है। तो जब हम डांस में पढ़ते थे तो उसके बारे में जब हम लिखते थे, क्योंकि उसमें हैंड मूवमेंट्स, नेक मूवमेंट्स, नेक जेस्चर्स, फेशियल मूवमेंट्स,
आपकी चाल, इन सब के बारे में कि अगर ये किरदार ऐसा है, अगर ये कैरेक्टर ऐसा है, अगर वो डांसर ऐसी है, अगर वो परेशान है, अगर वो गुस्से में है, तो वो ऐसे चलेगी, अगर वो उत्साह में है तो वो ऐसे चलेगी, अगर वो लाड में है तो ऐसे चलेगी, अगर श्रृंगार में है तो वो ऐसे चलेगी। तो इसीलिए उन सबको इतने खूबसूरत तरह से उन्होंने एक एक डेफिनेशन करके अलग अलग उसको तोड़ के लिखा है कि आपको पढ़ने में और समझने में बिल्कुल डिफ़िकल्टी नहीं होती, और आप अपने किरदार को जिस तरह से बनाना चाहते हैं, या आपके डायरेक्टर ने या आपका जो प्ले राइट है उस कैरेक्टर को जिस तरह से डिफ़ाइन किया है या सजाया है, आप वो बॉक्सेस टिक मार्क कर सकते हैं और अपने किरदार को एक फॉर्म दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि जो नाट्य में, नाट्य शास्त्र में लिखा है कि हम 4 तरह से अपने किरदार को बना सकते हैं। आंगिक यानी कि पॉस्चर्स एंड जेस्चर्स, आपके हाथ के मूवमेंट, आप खड़े कैसे होंगे, आप देखेंगे कैसे, आपकी भौहें तनी रहेगी कि नहीं, या फिर आप अपने हाथों से कोई परेशान होते हैं तो आप ऐसे ऐसे करते रहेंगे कि नहीं, या गर्दन में ऐसे करेंगे कि नहीं, या आप अगर बहुत प्राउड कैरेक्टर है तो आप अपनी जो ये है नेक है और अपना फेस है वो हमेशा कंपित मोमेंट में रखेंगे। तो इस तरह से उन्हें सब कुछ ऐसे उसमें बहुत अच्छी तरह से मेंशन किया हुआ है। फिर है वाचिक यानी कि डायलॉग, यानी कि स्पोकन टेक्स्ट। अब वो किस तरह से करेंगे, आपका स्वर क्या होगा, आपका टोन क्या होगा, आपकी पिच क्या होगी, आपका लय, रिदम क्या होगा। ये सब हम करते हैं ना जब अपना कैरेक्टर करते हैं कि अरे ये थोड़ा ओल्ड कैरेक्टर है, थोड़ा स्लो बोलो, या फिर ये ऐसा किरदार है जो बहुत चबा चबा के बात करता है, ये एक ऐसा किरदार है जो लास्ट में अपनी बात को ना ऐसे फेंक देता है, या फिर वो ऐसा इंसान है जो अपनी हर बात को, हर चीज़ को बहुत सीरियसली मीन करता है, या फिर ऐसा किरदार है जो बात तो बहुत सीरियस कर रहा होता है लेकिन बात को ऐसे फेंक देता है। तो वो रिदम, लय, ये सब चीज़ें उसमें लिखी गई हैं। एक एग्जाम्पल है कि जब आप किसी को दूर से बुला रहे हैं तो आप हमेशा अपनी टोन जो अपने पिच है वो थोड़ा शिरा से दीजिए, मतलब हेड से, अरे सुनो। और अगर कोई सामने है तो आप चेस्ट से बोलेंगे अरे सुनो, और कोई साइड में है तो आप गले से बोलेंगे अरे सुनो। तो ये भी उसमें लिखा हुआ है कि दूर, पास और बहुत पास में कैसे आपको अपनी टोनैलिटी, अपने पिच को कैसे यूज़ करना है। फिर हम आते हैं आहार के ऊपर। आहार मतलब जो हम डांसर है, जो हमारे कॉस्ट्यूम है, जो हमारी ज्वेलरी है। आप किसी भी किरदार को जब आप देखेंगे तो आप सोचते हैं कि भाई हम व्हाट एम आई वेयरिंग, इसमें मैं क्या पहन रही हूँ, या मेरा कैसा लुक है, या क्या मैं ट्रैम्प का रोल कर रही हूँ जिसमें ऐसे टेढ़े फटे कपड़े पहने, या फिर मैं राजा का रोल कर रही हूँ। अभी राजा अगर अपने छद्म वेश में है, अगर वो किसी डिस्गाइज में है तो वो ट्रैम्प के कपड़ों में दिखाई देगा, लेकिन उसको अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी। अगर वो राजा है जब वो राजमहल में है, और जब वो ट्रैम्प है, अगर वो वापस वहाँ पर डिस्गाइज में लोगों को देखने जाना चाहता है कि वो दुनिया कैसी चल रही है, उसका राज्य कैसा चल रहा है, तो उसको अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी, तो आपका कॉस्ट्यूम भी चेंज होगा। अभी राजा बन के आप ट्रैम्प बन के अपने लोगों को देखने नहीं जा सकते बिकॉज आप पकड़े जाओगे। सो दैट मीन्स कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी एंड जिस तरह से आप तैयार होते हैं, बाल, आप केश विन्यास, आपका मेकअप, वो सब बनाता है आपके किरदार को। आप जब किसी भी किरदार, आपका रिकॉल वैल्यू कितना बढ़िया कि अगर राम होंगे तो वो ऐसे उन्होंने मुकुट पहना होगा, या फिर उन्होंने ऐसे सर पे ऐसे जूड़ा बनाया होगा, और उन्होंने ऐसे माला पहने, वो क्या बोलते हैं, जनेऊ पहना होगा, गेरुआ वस्त्र पहना होगा, और हाथ में उनके होगा एक तीर कमान। तो ये आपने इमीडिएटली बना लिया है। या फिर वो राजा होंगे, या फिर वो सीता ऐसे बैठी होगी, जब वो अशोक वन में ऐसे चुपचाप बैठी होगी तो कैसे बैठी होगी। सुग्रीव है या वानर है या फिर हनुमान है तो उनका मुंह ऐसे होगा, वानर की तरह होगा। अगर आप ऐसे दिखाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिखा सकते हैं आप, लेकिन अगर आप वही अपने कन्वेंशनल लुक देते हैं तो तुरंत आपका रिकॉल वैल्यू बढ़ता है, और आप इमीडिएटली कैरेक्टर्स को डिफाइन कर पाते हैं कि अच्छा ये रूसी कैरेक्टर है, ये रशियन कैरेक्टर है, अच्छा ये अमेरिकन कैरेक्टर है, अच्छा ये 1971 या 1949 या फिर कोई ऐसा 1908 या 1918 के प्ले का इंसान है, या फिर आज के, अगर हम आज का कोई प्ले बनाएंगे तो आपको नहीं लगता कि हम सब लोग मास्क लगा के घूमेंगे और हाथ में हमारे ग्लव्स होंगे या ऐसा कुछ, या फिर वो सामने ऐसा जो हमने ऐसा क्या बोलते हैं, शील्ड होता है, प्रोटेक्टिव शील्ड, वो बनाकर घूमेंगे। आज का प्ले जब आप देखिएगा, जो आगे प्लेज आएंगे जो कोरोना
वायरस के ऊपर प्लेज आएंगे उसमें सब में हमारे मास्क होंगे, प्लास्टिक शील्ड होगी, प्रोटेक्टिव शील्ड होगी और हमारे हाथ में ग्लव्स होंगे और हम लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे। और अगर इस सब्जेक्ट पे प्ले बनाया जाएगा कि कैसे प्रकृति को ने हमको सिखाया, कैसे हम सीखे, इस माहौल में हमारी कैसी ज़िंदगी थी, तो इमीडिएटली आपको रियलाइज़ होगा अच्छा ये कोरोना वायरस के टाइम का प्ले है, क्योंकि इसमें हम इस तरह से तैयार हुए हैं। सो कॉस्ट्यूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर द आउटवर्ड कैरेक्टर, डिफाइनिंग ऑफ द कैरेक्टर। तो उसके बाद जो चौथी चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है टेम्परामेंट या सत्व, यानी कि आप कहाँ से आए हैं, उसका मेंटल मेकअप क्या है किरदार का, आप इस वक्त जो भी रिएक्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को, क्या अभी के लिए कर रहे हैं या उसके पीछे पूरी की पूरी एक कहानी है। नाट्य शास्त्र जो इतने पुरातन, इतने पहले ज़माने में लिखा गया है, वो साइकोलॉजी को इतना मानता था, इतनी मान्यता है उस किताब में कि उनको पता है कि जो किरदार है और प्ले राइट है, उन दोनों को ही जो आप प्ले लिख रहे हैं या ड्रामा लिख रहे हैं उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना ज़रूरी है, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब आप उन किरदारों को स्टेज पर उतारेंगे, जब प्रेक्षक, आपको एक और बात बता दूं कि पहले के ज़माने में अभी भी जो हमारे ऑडियंस आती है उसको हम रसिक जन कहा करते थे, अभी भी कहते हैं रसिक जन, क्योंकि दे वर द लवर ऑफ आर्ट्स। वो म्यूज़िक हो, डांस हो या संगीत हो या संगीत वाद्य हो या ड्रामा हो, थिएटर हो, वो डांस देखने आते, वो सब ऑडियंस यानी कि रसिक जन देखने आती थी। और हम लोग एक और बात उन्हें कहते थे, हम हमेशा उन्हें प्रेक्षक कहते थे। प्रेक्षक मतलब जो देखता है, यानी कि स्पेक्टिकल। ऑडियंस इज़ फॉर ऑडियंस, जो ऑडियो के लिए है, क्योंकि पहले जितने भी शोज़ होते थे वो मोस्टली म्यूज़िकल होते थे, संगीत के होते थे, तो सुनना रहता था। लेकिन जब से स्टेज आया तब से वो प्रेक्षक बन गए, क्योंकि उनको देखना है, कॉस्ट्यूम देखना है, डांस देखना है, उनको क्या बोलते हैं, सेट देखना है, उनको पूरा समझना है प्ले देख करके, लाइटिंग, ये सब चीज़ें, तो उनको प्रेक्षक माना जाता था। तो ये कहते हैं कि जो, अब मैं साइकोलॉजी की बात करी थी, कि जो प्ले राइट और एक्टर जब वो प्ले को, डायरेक्टर जब वो प्ले को स्टेज पर उतारे तो वो ये समझे कि इस वक्त ऑडियंस में कौन लोग हैं, क्या उनकी मनस्थिति है। मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, इस प्ले राइट कैरेक्टर्स मेरी बात को दुनिया तक पहुँचाना चाहते हैं वो किरदार को प्ले करते हुए, लेकिन ऑडियंस तक क्या ये बात पहुँचेगी? बहुत लोग जो उस बात को नहीं मानते होंगे कि हमें नहीं समझ में आया भैया, बड़ा बेकार प्ले था, या ऐसा थोड़ी ना होता है। और कुछ लोग बहुत सारी सीख लेकर जाएंगे कि अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। प्रेक्षक का एक और प्लस पॉइंट है, और उनका भी बहुत उनका इन्वॉल्वमेंट होता है थिएटर के अंदर, कि आज सपोज आप प्ले देखने आना चाहते हैं, आपका दिल नहीं है, लेकिन आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड या आपके फ्रेंड्स ने आपके लिए टिकट ले लिया है, आप देखने आ गए हैं। आपका दिमाग अपने बिजनेस में लगा हुआ है, आपकी जो परेशानी है ज़िंदगी में वहाँ पर लगा हुआ है। अगर बहुत कमाल का परफॉर्मेंस हुआ तो आप उससे जुड़ जाएंगे, और अगर थोड़ा सा भी ढीला ढाला हुआ, जहाँ पे किरदार अपने किरदारों को सही तरह से नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप कभी भी उस प्ले को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप उसी परेशानी को जैसे लेकर आए थे, उसी परेशानी को लेकर बाहर चले जाएंगे। कुछ लोग जो कॉमेडी प्ले देखने आए हैं, लेकिन आप ऐसे प्ले देखने आए हैं और आपको प्ले देखने को मिल गया है जिसमें आपको बहुत सोचना पड़े, हंसी वसी सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपको बहुत सोचना पड़ रहा है। जैसे कि मेरा एक प्ले था वजाइना मोनोलॉग्स। अब वो प्ले बड़ी पब्लिक देखने आती थी, हमारा बड़ा हिट प्ले है, पूरी दुनिया में वो खेला गया है, इंडिया में भी खेला गया है। तो लोग वो वजाइना मोनोलॉग्स नाम सुन के आ जाते थे, सोचते थे कि ये तो कोई सेक्स कॉमेडी है, बड़ा वजाइना नाम लिखा हुआ है, नाम है इसमें। लेकिन जब वो प्ले देखने आते थे उनको रियलाइज़ होता था कि 5 औरतें यहाँ पर बैठी हुई हैं और अपना एक रेड एंड ब्लैक कॉस्ट्यूम पहन के, और उसके बाद ये अलग अलग औरतों के बारे में बात कर रही हैं और उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रही हैं। भले ही मज़े से बात कर रही हैं, भले ही कॉमिक हो, कुछ इमोशनल भी है, सब कुछ है, लेकिन यार इसमें बड़ा सोचना पड़ रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि 25% जो अपनी ऑडियंस होती थी वो ये कहती थी कि हम बड़े अनकंफर्टेबल थे आपके प्ले में, हम ना बड़े अनकंफर्टेबल थे, आपने इतनी बार वजाइना नाम दिया ना, वी आर नॉट यूज्ड टू इट। और कुछ 75% जो थी वो धीरे धीरे सुनते थे और कहता था ये क्या प्ले है भैया, ये कैसा हो रहा है, ये तो कॉमेडी प्ले नहीं है, इसमें तो कुछ भी सेक्स नहीं है, सेक्स की बात हो रही है लेकिन कुछ अलग तरह से हो रही है। तो लेकिन वो धीरे धीरे इस प्ले से जुड़ते जाते थे, और प्ले के बाद वो उनको लगता था कि अरे इनको तो एक और पर्सपेक्टिव मिला, बिकॉज द प्ले वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, द परफॉर्मेंसेज वर वेरी स्ट्रॉन्ग। और हम
अपने अलग अलग किरदार एकदम सही तरह से और पूरे जज्बात के साथ, ऑनेस्टी के साथ प्ले करते थे। तो आप ये कह सकते हैं कि टेम्परामेंट साइकोलॉजी की बात ये होती है कि ऑडियंस की भी अपनी एक साइकोलॉजी होती है प्ले को एंजॉय करने की। अब मैं वापस आऊँगी कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन पर। तो ये हमारे नाट्यशास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि टेम्परामेंट यानी कि सत्व, उसमें 3 तरह के फेजेस होते हैं। एक है स्थायी भाव यानी कि डोमिनेंट, दूसरा है ट्रांजिटरी व्यभिचारिता, और तीसरा है सत्यवा जिसको हम टेम्परामेंट बोलते हैं। तो स्थायी भाव तो होता है कि आप अभी गुस्से में, ये किरदार अभी गुस्से में है, ठीक है। तो उसमें हमारे 8 कैन यू बिलीव इट, इन नाट्यशास्त्र देयर आर 49 स्टेट्स, 49 भाव हैं जिससे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो डोमिनेंट हो गए 8, जो कि है हास्य, रति, शोक, क्रोध, जुजुप्सा, विस्मय, क्या बोलते हैं हास्य, मैंने शायद हास्य बोल लिया, और क्या बोलते हैं शोक, और भी है रिदम, क्या बोल, तो ऑल दिस इज देयर। तो देयर 8 काइंड्स ऑफ इमोशंस। तो ये हमारे, आप गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन फिर आप सोचिए अगर ये स्थायी भाव हो गया, मैंने गुस्सा दिखा दिया, तो ये ट्रांजिटरी फेज क्या है, ये व्यभिचारिता क्या है। तो व्यभिचारिता मतलब टू गो, टू मूव, टू रीच दैट प्लेस। आप हंस रहे हैं, आप दुखी हैं, लेकिन वो ट्रांजिशन कैसे हुआ, वो ट्रांजिशन कैसे पहुंचे आप वहाँ पर, वो ट्रांजिटरी फेज है जो आप इमोट करते हैं। यानी कि आप सौरों में हैं, लेकिन आप किस वजह से हैं उस सौरों में। आप इंसल्टेड भी हो सकते हैं, इस वजह से आप सौरों में हैं। आप क्या बोलते हैं, आपका लॉस हो गया है, इसीलिए आप सौरों में हैं। या किसी की डेथ हो गई है, आप उसके सौरों में हैं। आपका प्यार आपसे छूट गया, इसीलिए आप सौरों में हैं। आप डिप्रेशन में हैं, इसलिए आप सौरों में हैं। तो उसमें हमारे को ये लिखा गया है, उसमें हमें बताया गया कि आप ठंडी सांस ले सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं, आप सौरों में आप रो सकते हैं, आप सोच में पड़ सकते हैं, लेकिन ये डिफरेंट तरह से आप सौरों दिखा सकते हैं। सो दीज आर द वेज ऑफ शोइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सौरोज। देन आप कहेंगे कि जब हमने क्या बोलते हैं स्थायी भाव दिखा दिया, मेन डोमिनेंट फीचर आपका इमोशन का दिखा दिया, उसके बाद हमने ट्रांजिस्टरी भी दिखा दिया कि हम किस तरह से उसको इमोट करेंगे, तो ये सत्व क्या है, ये टेम्परामेंट क्या है, यहाँ पर आती है हमारी सबसे ज़्यादा काम जो आपको अपने कैरेक्टर के ऊपर करना पड़ता है, वो है मेंटल मेकअप। यानी कि ये किरदार कहाँ से आया, क्यों है, किस लिए है, यहाँ कैसे पहुँचा, और ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। और ये 1.5 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे जो भी हमारे दरमियान का ये जो ड्यूरेशन का प्ले है, उस पूरी कहानी में क्या वो अपने आंसर्स पाएगा, क्या वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगी या पाएगा, क्या उसकी ज़िंदगी में कुछ चेंज आएगा, या वो अपने आप को ख़त्म कर लेगा, वो क्वेश्चंस पुट अप करेगा, क्या उसके जवाब उसको मिलेंगे, और जहाँ से वो आया है वो उसका बचपन कैसा था, वो उसकी जवानी कैसी थी, आज अगर वो बुढ़ापे में है तो वो इस वक्त परेशान है, हैप्पी बूढ़ा है, या फिर यंग जो है वो रिबेलियस है, या क्या है, वो आपको अभी इस सत्व में पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है। उसमें आपको रिसर्च करना पड़ता है कि दिस इज़ वेयर दिस पर्सन इज़ कमिंग फ्रॉम, एंड दैट इज़ वाई दिस पर्सन इज़ बिहेविंग लाइक दिस vis-a-vis other characters, and will that person find answers to their problems, because हर मोस्ट ऑफ द प्लेस में एक बिगनिंग, मिडिल और एंड होता है, जिसमें एक प्रॉब्लम से शुरू करते हैं, उसका एक पूरा प्रोसेस होता है और हम एक समाधान पे पहुंचते हैं। कुछ ओपन एंडेड भी होते हैं जिसमें ऑडियंस अपने साथ लेकर जाती है और अपने घर में जाकर या आपस में या अपने आप से ही इस द्वंद में रहती है कि इसका सही अंत क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि आंगिक, वाचिक, आहार और सत्व, मतलब ये जो चारों हैं, जेस्चर्स, पोस्चर्स, आपका स्पोकन टेक्स्ट यानी कि डायलॉग, आपकी कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, आपका मेकअप, आप कैसे दिखते हैं उस किरदार में, और चौथा है आपका मेंटल मेकअप यानी कि मनोदशा यानी कि टेम्परामेंट। ये चारों मिला के हम एक कैरेक्टर को ट्रांसफॉर्म करते हैं, कैरेक्टर को बनाते हैं। मैं एक एग्जाम्पल दूंगी वापस, जैसे मैंने ज़किया का एग्जाम्पल दिया था कि मेरा एक प्ले है ब्लेम इट ऑन यशराज। वो प्ले में सब लोग कहते हैं कि शोमा का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल जयती की तरह है, वहाँ पर भी लोग मुझे कहते हैं कि जयती की तरह है, लेकिन मैं कहूँगी कि कहीं ना, हाँ काफ़ी कुछ वो मेरी तरह है, क्योंकि वो डांसर है,
कभी डांस किया करती थी। बहुत उच्छ्वास है उसके अंदर, बहुत उत्साह है उसके अंदर, और वो अपनी फैमिली को बहुत प्यार करती है, ऑल दैट इज़ देयर। लेकिन काफ़ी हद तक वो किरदार जो है वो जयति के जैसी नहीं भी है, क्योंकि वो बहुत मैड है। मैं तो मैड हूँ, लेकिन वो बहुत मैड है, और वो इतना प्यार है उसके अंदर कि वो फैमिली में इतना इन्वॉल्व है कि वो अपने, और बहुत फिजिकल है, वो बच्चों को बहुत प्यार करती है, लग के प्यार करती है। और लेकिन सबसे खूबसूरत ट्रांजिशन उसका तब होता है जब उसकी बेटी उसे छोड़कर चली जाती है, यानी कि उसकी शादी हो जाती है, और वो इतनी बोलने वाली और इतना परेशान होने वाली और इतनी एक्साइटमेंट दिखाने वाली जो लड़की है, जो लेडी है, वो जब एकदम धम से बैठ जाती है, एंड शी इज स्थिर, शी इज एब्सोल्युटली साइलेंट, और एक हाथ का उसका जेस्चर है हल्का सा कि मेरे हाथ से सब कुछ छूट गया। बहुत ही हल्का जेस्चर है, ऑडियंस को आई एम श्योर वो रियलाइज़ होता है, तभी वो इतना कनेक्ट करते हैं उस किरदार से कि पूरा कैरेक्टर स्थायी बैठा है, एकदम स्थिर बैठा है, और एक छोटा सा उसका हाथ का जेस्चर होता है कि मेरे हाथ से मेरी सबसे प्रेशियस जो बच्ची थी वो छूट गई। और उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं। उनके पति आते हैं, उनको उस मनोदशा से निकालते हैं, और वो कहते हैं कि हाँ वो मतलब सिर्फ हमें इस घर को छोड़कर गई है, लेकिन शी इज़ देयर इन आवर लाइव्स। तो ये एक ट्रांजिशन है कैरेक्टर का, और ये आप देखेंगे कि ये किरदार को हम जब हम उस पर काम करते हैं कि ये इतनी जो परेशान वाली किरदार है वो अपना सौरव कैसे दिखाएगी, वो परेशान कैसे होगी, वो दुख कैसे दिखाएगी जो एकदम उसको दिल से चुभती है। आप देखेंगे आपको बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन आपको कुछ 1 2 3 ऐसी बातें होती हैं जो दिल में चुभ जाती है, और फिर आपका रिएक्शन बिल्कुल ही अलग होता है। जो बहुत गुस्से वाले लोग होते हैं वो एकदम चुप हो जाते हैं, कुछ बहुत गुस्से वाले लोग एकदम ही तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं, और कुछ बहुत एकदम साइलेंट लोग एकदम वायलेंट हो जाते हैं, क्योंकि दे आर सर्टेन थिंग्स विच दे कैनॉट हैंडल, दे कैनॉट मैनेज। तो ये जब मैंने सोचा कि ये किरदार कैसे करूँगी, तो मुझे लगा कि ब्रेमेज और यशराज में एक ये पॉसिबिलिटी है कि मैं इस कैरेक्टर के एक अलग फैसेट को दिखाने की कोशिश करूँ कि ये इतनी जो उच्छ्वास और इतना एक्साइटेड कैरेक्टर है, ये जब परेशान होती है और जो सचमुच उसको लॉस की फीलिंग होती है, तो वो कैसे दिखाएगी। मेरा एक और प्ले है जिसका नाम है क्या बोलते हैं, खतीजा बाई ऑफ करमाली टेरेस। इट्स डायरेक्टेड बाय क्वासा ठाकुर पदम से, और एक वन एक्टर प्ले है जो कि मैं 80 मिनट तक एक किरदार की ज़िंदगी को जीती हूँ। उसको अल्जाइमर्स है, वो वक्त के आगे पीछे होती रहती है। वो कभी 15 साल की है, कभी 9 साल की है, कभी 17 साल की, कभी 18 साल की है, और सेट से मैं कभी बाहर नहीं जाती। मुझे म्यूज़िक भी बहुत ही कम मदद दी गई है उसमें, एक्सेप्ट एक बीच में म्यूज़िक आता है और लास्ट में म्यूज़िक आता है, और बाकी कहीं पर भी नहीं है। तो इस किरदार को जब मुझे दिया गया और क्वासार के साथ जब मैंने काम करना शुरू किया, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये एक और तरह का कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन है, एक और तरह का कैरेक्टर बिल्डिंग है। बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग ये प्ले देखने आते हैं और कहते हैं अरे इसमें तो हमारी मदर हमें दिखाई दी, अरे इसमें तो हमारी बुआ हमें दिखाई दी, अरे इसमें तो हमें मेरी मौसी दिखाई दी, अरे शी इज़ जस्ट लाइक माई सिस्टर इन लॉ, शी इज़ जस्ट लाइक माई डॉटर इन लॉ। क्योंकि उन्हें दूर से ये किरदार दिखाई देता है कि शी इज़ अ वेरी ऐसी किरदार है जो सब कुछ लपेट लेना चाहती है, जो चाहती है कि अपनी जगह बनाए। अब वो बचपन से इतनी परेशान रही है, इतनी दुखी रही है, हर चीज़ उससे छूट गई है कि जब वो अपनी शादी करके अपने फैमिली में आती है तो वो अपनी जगह बनाना चाहती है। जगह बनाते बनाते वो पावरफुल होते होते उस जगह फैमिली की हेड ही बन जाती है, लेकिन आखिर में जाकर वो अकेले रह जाती है। तो मुझे जब ये किरदार मिला था तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल मेरे जैसा नहीं है, तो मुझे बड़ा सोचना पड़ेगा इसके बारे में, बिकॉज मैं तो बहुत गिविंग हूँ, मैं तो बड़ी अच्छी हूँ, मैं तो बिल्कुल भी ऐसे पावर प्ले नहीं करती हूँ। बट धीरे धीरे मैंने अपनी ज़िंदगी में जब नोटिस किया कि यस देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर सिमिलर टू द कैरेक्टर। मैं आपको एक बात बताऊँगी कि एक्टर्स की, कि हर एक्टर कुछ अपना किरदार में छोड़कर आता है और किरदार का बहुत कुछ अपने साथ ज़िंदगी में लेकर आगे चलता जाता है। हम शायद बहुत ही ऐसे देखा जाए, अगर मैं इमेजिन करूं तो हम एकदम ऐसे पतले दुबले हैं, और उसके बाद धीरे धीरे हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम बिल्कुल गरीब हैं, और जैसे जैसे हम जो किरदार प्ले करते जाते हैं ज़िंदगी में, उसका एक एक बैग, एक एक सामान, एक थैला, एक झोला हम अपने साथ कैरी करते करते तो मैं सोचती हूँ कि जो बहुत किरदार प्ले कर चुके हैं और बहुत पहुँचे हुए हैं, उनको कितना कुछ लेकर चल रहे होंगे, उनकी समझ कितनी बढ़ गई होगी ज़िंदगी में, वो इंसानों को कितनी बढ़िया तरह से समझ पा रहे होंगे। क्योंकि
क्योंकि हर किसी के शूज़ दे हैव वोन एवरी शू, मैनी काइंड्स ऑफ शूज़, एंड दे हैव अंडरस्टूड द मेंटल मेकअप ऑफ पीपल। तो ये हम अपने किरदार के भी झोले और बैग्स लेकर चलते हैं और समझ लेकर चलते हैं, और शायद ये हमें बेहतर इंसान बनाता है। जब ये किरदार किया खतीजा बाई ऑफ करमाली टेरेस का, तो मैंने रियलाइज़ किया कि अब इसको कैसे समझा जाए, क्योंकि वो किरदार 54 किरदार अपने पूरे प्ले में क्रिएट करती है। आप देखते हैं कि वन एक्टर प्ले में बहुत बार ऐसा होता है कि जो एक्टर्स हैं, जो किरदार कर रहे हैं, वो डिफरेंट एक्टर्स की बॉडी लैंग्वेज, कैरेक्टर्स की बॉडी लैंग्वेज ले लेते हैं, बोली ले लेते हैं, पर यहाँ पर ऐसा कोई स्कोप नहीं था। यहाँ पर जैसे वो किरदार से बात करती है, उस हिसाब से आपके सामने, ऑडियंस के सामने पिक्चर बनती है कि वो किरदार कैसा है, इसका रिलेशनशिप उसके पास साथ कैसा है। और प्ले को क्योंकि आप थोड़ा सा दूर से ऑडियंस बन के देखते हैं, तो आपको रियलाइज़ होता है कि ये सही है या गलत है। जब वो अपने हस्बैंड नौशाद से बात करती है, तो एक अलग तरह, एक अजीब तरह का उसके अंदर एक बैरियर होता है। हमेशा उसको एक प्लीज़ करने की तरह से बात करती है, या ऐसे बात करती है कि मेरी बात को काटे नहीं, क्योंकि वैसे भी ये कुछ समझता तो है नहीं। तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके करती है। जब वो अजीज़ से बात करती है, अपने बेटे से बात करती है, तो इतना उसके अंदर घुस जाती है, इतना अपनी पूरी लाइफ उसने उसके आसपास उसने घेरे में डाल दी है कि वो अजीज़ के अलावा कुछ सोच नहीं पाती थी। उसके अलग भी, उसके और भी बच्चे हैं। नसीम के साथ उनकी जो बेटी है, बचपन में एक अलग रिलेशन था, और बड़े होने के बाद रिलेशनशिप एकदम 360 डिग्री टर्न अराउंड हो जाता है। एक और बेटा है उनका अकील, जो अजीज़ के जाने के बाद देखभाल करता है। तो वो उस लड़के से प्यार करती है, उसको पता है कि ये मेरी देखभाल करेगा, लेकिन अजीज़ के जितना प्यार वो नहीं करती। तो उसकी बातचीत वो जैसे अकील से करती है और जैसे अजीज़ से करती है, उससे डिफरेंस में पता चलता है। फिर वो अपनी सिस्टर्स इन लॉ से जैसे बात करती है, उसको पता चलता है कि वो नुशा को पसंद करती है, जरीन को भी कर ही लेती है, लेकिन शिराज को तो बिल्कुल हैंडल नहीं कर सकती, वो पसंद ही नहीं करती उसको। तो उसके साथ बात करने के तरीके से ही पता चल जाता है कि वो किरदार कैसा है और इसका रिश्ता उसके साथ कैसा है, और वो कैसा पिक्चर आप लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रही है। वो जब अपनी मदर इन लॉ से बात करती है, तो एकदम बिक जाती है, क्योंकि उसको पता है यही एक औरत है जिसको अगर मैं अच्छे से उसके गुड बुक्स में आ जाऊं, तो फिर मेरी नैया पार है, मैं कहीं ना कहीं पहुंचूंगी इस घर में। सो शी इज़, और वो लेकिन बट शी ऑल्सो फील्स एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स दैट वुमन, क्योंकि उसको लगता है कि अरे वाह, ये कुछ बन गई हैं, तो शायद मैं भी कुछ बन जाऊंगी। तो ये मैंने जब ये प्ले कर रहे थे, तो मैंने रियलाइज़ किया कि अरे इसको अब कैसे इमेजिन किया जाए, कैसे तो मुझे रियलाइज़ हो कि तो हम तो एवरीडे करते हैं। आप देखते हो कि आपकी मदर जो है अपने मदर इन लॉ से कैसे बात करती है, अपनी मदर से कैसे बात करती है, अपने हस्बैंड से कैसे बात करती है, आपके बड़े भाई से कैसे बात करती है, आपकी बड़ी दीदी से कैसे बात करती है, आपसे कैसे बात करती है। आपकी टीचर जो है, मैं अपने स्कूल में जब पढ़ती थी, तो मुझे मैथ्स टीचर, मैथ्स से बड़ा वो था, मैं बड़ी फ्लॉप थी मैथ्स में। तो वहाँ मुझे मैथ्स जब टीचर थे, तो मैं सोचती थी, अरे अर्चना के साथ ऐसे बात करते हैं, रीना के साथ ऐसे बात करते हैं, सुमित वाधवा के साथ ऐसे करते हैं, स्मृति से ऐसे बात करते हैं, मुझसे तो बहुत ही ऐसे बात करते हैं। तो चाहकर भी मैं उस सब्जेक्ट में कभी अच्छी नहीं हो पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता था ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो आप देख रहे हैं कि आपके टीचर, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके आसपास के लोग, आपके कॉलीग्स, इफ़ यू ऑब्जर्व देम, यू विल रियलाइज दैट दे रिएक्ट एंड टॉक डिफरेंटली, विद डिफरेंट इंटोनेशंस, विद डिफरेंट पिच, टू डिफरेंट पीपल इन देयर लाइफ्स। सो कहीं ना कहीं वहाँ से ये मुझे समझ में आया कि जब ये खतीजा बाई का किरदार मैं करूँ स्टेज पर, तो वहाँ पर जिस किरदार के साथ मैं बात करूँगी, तो उस किरदार से बात करने के तरीके से पता चलेगा, मेरी टोन से, मेरे पिच से, मेरी एटीट्यूड से पता चलेगा कि ये किरदार इसकी ज़िंदगी में क्या मायने रखता है और सोसाइटी में क्या मायने रखता है, और उस वक्त इसकी क्या इम्पोर्टेंस है इसकी ज़िंदगी में। सो ये एक और कैरेक्टर को अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का या कैरेक्टर को बिल्ड करने का एक तरीका होता है। अब मेरे ख्याल से आप सब लोग जानेंगे और समझेंगे इस बात को कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जब आप किसी भी किरदार को बनाते हैं, तो उस किरदार को बनाने में आपको बहुत सारी स्टडी की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी ऐसा होता है जब हम स्टेज पे दिखते हैं और जब बैक स्टेज जाते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता कि अरे ये वही एक्टर है जिसने वो वाला रोल किया है, क्योंकि उसकी पूरा जो मेंटल मेकअप है, उसका जो एक्सटीरियर में एक्सटर्नल मेकअप है, उसकी जो चाल है, उसकी जो बोलने का तरीका है, वो सब ही एक अलग अलग एंटिटी था। और कोई किरदार और कोई एक्टर जब इस चीज़ को अटेन कर लेता है, या इसमें पास हो जाता है, या इसमें सक्सेसफुल हो जाता है, तो हम कहते हैं कि अरे वाह, ये तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने ये किरदार को जीवित कर दिया।
इस किरदार को जीवित करके हमारे सामने ले आए। वो पिछला किरदार तो हमें याद ही नहीं रहा, लेकिन ऐसा काफ़ी बार होता है कि हमारे टोनेशंस में मैच हो जाते हैं, वॉइस क्वालिटी मैच हो जाती है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा ना हो। मैं तो काफ़ी बार फेल हो जाती हूँ, लेकिन लेकिन ये कोशिश मेरी अभी तक जारी है कि कभी मैं ऐसा किरदार करूँ कि मैं इस तरह उस कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाऊँ कि जब लोग बैक स्टेज आएँ या जब किसी को पता चले कि वो किरदार जयती भाटिया ने किया है, थैंक्स टू माई विद द हेल्प ऑफ माई डायरेक्टर, विद माई को एक्टर्स एंड विद द होल टीम, वो जब समझें, जब उनको पता पड़े कि ये जयती ने किया है, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाए, एकदम विस्मय में आ जाए वो लोग कि अरे हमें तो बिल्कुल समझ में नहीं आया, ये आप थी, ये आपने किया था। ऑल्दो एज एन एक्टर, एज अ कलाकार हम बड़े ही प्रशंसा के भूखे होते हैं और किसी को पता ही ना चले कि वो किरदार मैंने किया है, ये भी एक अलग तरह की टीस उठेगी मेरे दिल में। लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि इतना बढ़िया किया है मैंने वो किरदार, आप लोगों की मनमर्जी के हिसाब से किया है, आपको एकदम स्तब्ध कर दिया है, उस दिन मैं सोचूंगी या समझूंगी कि मैं एज एन एक्टर, एज अ कलाकार मैं सक्सेस हूँ और मैंने उस किरदार को एकदम जीवित किया। और मैं सचमुच कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आप लोगों को ज्ञान देने के लिए बिल्कुल उसमें मैं ग्रेजुएट हो गई होंगी या फिर मुझे सर्टिफिकेट मिल गया होगा, उस दिन मैं और बात करूँगी। लेकिन तब तक के लिए मैं वेट करूँगी कि ऐसा कोई किरदार आए जिसमें मैं आपको बिल्कुल एकदम स्तब्ध कर दूँ। नमस्ते, थैंक यू। अभी मैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखूंगी। आई एम लिटिल नॉट वेरी टेक्नोलॉजिकली एडवांस, तो मैं ऊपर करके क्वेश्चंस देख रही हूँ कुछ। थैंक यू सो मच इनायत, अरे यू आर देयर, हेलो। शिवानी, हेलो, हाउ आर यू। देन माया जोशी जी है, गुरविंदर पुरी है, अरे वजाना मनोज में आपने देखा है, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग। तुषार, हेलो, आप शुरू से ही हैं, थैंक यू, मैंने आपका नाम देखा, थैंक यू सो मच। आंसर, यू कैन ब्रिंग द नॉन वर्बल नुआंसेस एट न्यूमरस लेवल जी। और मेरी बड़ी तारीफ़ करें आप लोग, आई एम वेरी हम्बल्ड, थैंक यू सो मच। मेरी बातों से आपको ये समझ में आया और आंगिकम भुवनम आपको अच्छा लगा मेरा एक्सप्लेन करना, उसके लिए भी थैंक यू। कुछ सवाल पूछेंगे तो मैं उसके जवाब दूंगी। डांसर ग्रांट, इंटरप्रेट थिएटर द बेस्ट, इट इज़ सच एन इलोंगेटेड डिस्क्रिप्शन ऑफ नाट्य। जी, अच्छा, इलोंगेट था क्या, ज़्यादा लंबा हो गया था क्या? अच्छा, मतलब आपको अच्छा लगा, ओके ठीक है, फिर ठीक है। रसा थ्योरी, हाउ डू यू कवर द स्टेज थ्रू द मूवमेंट चारी। हाँ, अभिनय इज कंपाइलेशन ऑफ नाट्य कैरिंग फॉर योर एक्टिंग टुवर्ड्स द ऑडियंस। तो थैंक यू सो मच। आपने या मैंने दीपिका, दिस इज़ फॉर यू, टेल अस अबाउट हाउ यू वर्कड ऑन खतीजा बाई। मैंने अभी आपको बताया बड़ा लंबा चौड़ा कि मैंने याद किया कि मेरे मैथ्स टीचर कैसे सबसे बात करते थे और मुझसे कैसे बात करते थे, फिर मैंने अपनी मदर को ऑब्जर्व किया। तो ये जिस तरह से एक पार्टी सीक्वेंस मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी दीपिका, ये आपके लिए, कि एक पार्टी सीक्वेंस है खतीजा बाई में जिसमें बहुत तरह तरह के लोग आते हैं और वो सारी पार्टी मैंने इसलिए दी होती है, यानी कि खतीजा बाई ने इसलिए दी होती है क्योंकि वो चाहती है, वो एक तो पहली बात वो लोगों को जताना चाहती है, बताना चाहती है कि उसका बेटा अजीज़ इंग्लैंड के एक बहुत बड़े लॉ कॉलेज में उसकी भर्ती हो गई है और वो उसने कुछ ऐसे भी लोगों को बुलाया होता है जहाँ पर वो चाहती है कि जब वो वापस पढ़ के आए तो उनके लॉ फर्म में वो ज्वाइन करे, और अपने फैमिली को भी बुलाया होता है, शिराज को भी बुलाया होता है। और और वो पूरा एक, मतलब वो पूरा एक खाने का सीक्वेंस है। उसमें मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि आई विश मैं ये जो पार्टी है ये लोगों के सामने मैं अकेले हूँ, लेकिन पूरी स्टेज में ऐसा दिखना चाहिए कि 100 लोगों की पार्टी चल रही है, 1000 लोगों की पार्टी चल रही है और सब में मैं घुल मिल रही हूँ, बात कर रही हूँ। मेरे बात करने के तरीके से मुझे ऑडियंस को पता चले कि अरे ये तो क्या बोलते हैं, ये किरदार है, ये फलाना किरदार है, ये किरदार है और ये इसके साथ ऐसा रिलेशन है।
तो एक जमजमाट पार्टी होती है। वो सीक्वेंस करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि दशावतार में विद इन 10 मिनट्स, विद इन 11-12 मिनट्स वी चेंज 10 कैरेक्टर्स with body language, with our walk, with our gestures, with our facial movements, with our neck movements। उस तरह से वो 10 मिनट में जो सारा कुछ एकदम ऊपर नीचे होकर चेंज हो जाता है, 10 हम लोग विष्णु के अवतार करते हैं। वैसे ही इस पार्टी में मैं अपने दिमाग में ऐसे सोचती हूँ कि अब ये मेरे सामने, अब वो मेरे सामने, अब वो मेरे सामने, अब ये मेरे सामने, इसे तो बात ही नहीं करनी। अरे वो मेरे हस्बैंड की मिस्ट्रेस भी आई हुई है, लेकिन मुझे मेरे हस्बैंड के सामने उसको अच्छी तरह से बात करनी है। तो ये एक मैं जब सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं इंस्पायर्ड होती हूँ दशावतार से, ये सीन करने के लिए, वेयर आई एम चेंजिंग माई कैरेक्टर एंड माई एटीट्यूड टुवर्ड्स द कैरेक्टर्स विद इन सेकेंड्स, विद इन मतलब बैट ऑफ एन आईलिड वो घूमती है पूरे प्ले में। तो ये मेरे लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट सीन्स हैं जो मैं खतीजा बाई में बहुत इंजॉय करती हूँ। जो मेरे जो बेटे का डेथ सीक्वेंस है वो इतना क्वाइट है, इतना क्वाइट है, वो इतना चुप है कि साइलेंस होता है ऑडियंस में। और जब हम और सब ना ऑडियंस ऐसे देख रही होती है जब मैं बोलती हूँ कि अजीज़ हैज़ कमिटेड सुइसाइड, और जो ऑडियंस के बीच में आता है ना, क्योंकि मैंने शुरू से खतीजा बाई ने शुरू से, मैं बार बार मैं बोलती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं खतीजा बाई के साथ मैं इतना अपने आप को एक महसूस करती हूँ। तो वो खतीजा बाई जब वो कहती है कि अब अजीज़ नहीं रहा, क्या अब ये क्या 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 करेगी, तो उस वक्त मुझे लगता है कि क्योंकि वो बिल्डअप ऐसा किया होता है अजीज़ के साथ, जब भी अजीज़ को देखती है वो डुल जाती है उसके ऊपर, इतना प्यार दिखाती है, इतना लाड़ दिखाती है, स्ट्रिक्ट भी होती है, लेकिन उसमें भी इतना इतना कंसर्न है, और कितनी लड़ाई और कितनी जद्दोजहद की होती है उसे इंग्लैंड भेजने के लिए। तो जब ऑडियंस को पता चलता है कि वो नहीं रहा, क्योंकि उसने इतना बिल्डअप किया होता है उस प्यार को, उस रिलेशनशिप को, उस बॉन्ड को, कि जब वो नहीं होता तो ऑडियंस को धक्का लगता है। और जब उनको धक्का लगता है और वही वो अपने सामने रिफ्लेक्शन पाते हैं खतीजा बाई के अंदर, कि वो एकदम सुन्न हो गई है, और तो वो उनको लगता है कि हाँ ये तो लाजमी है, इतना सुन्न होना तो लाजमी है। लेकिन वो इतनी कमाल औरत है कि वो तो कुछ दिनों के अंदर ही निकल आती है और फिर मछली वाली से झगड़ा कर रही होती है। तो द लाइफ गोज ऑन। सो इट्स अ वंडरफुल प्ले। जिस 80 मिनट में मैं बहुत ज़िंदगियाँ जी जाती हूँ, उसमें मेरे लिए बहुत मुश्किल भी है, और मैं आज तक उसका कोई भी परफेक्ट शो नहीं दे पाई हूँ। ये मैं आप लोगों को आज आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी, क्योंकि हर शो के बाद ही कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती है। लेकिन एक दिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं क्वासार, आई प्रॉमिस यू दैट आई विल वन डे गिव अ नाइस गुड परफॉर्मेंस वेयर you will come say it was fantastic, you will hug me like you always do, but you will say it be fantastic. सो आज मैं यहीं से इजाज़त लेती हूँ आप लोगों से। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना वक्त दिया और मेरी बात सुनी, मेरी बहुत तारीफ़ की, मैं बहुत खुश हो गई हूँ। और मेरी बात से अगर आपको मेरे थोड़े से जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, अगर आपको मदद मिली हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें, मुझे लिखें, मुझे बताएं। मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे जो थोड़ा बहुत जो मेरा ज्ञान था, जो मैंने सीखा है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया, वो आपके काम आया। Thank you so much and many shows to come. I just wish from the bottom of my heart कि ये कोरोना वायरस जाए, बिल्कुल चला जाए, और हम फिर से लाइव थिएटर आपके सामने परफॉर्म्स करें ऑडिटोरियम के अंदर, और आप प्रेक्षक बन के, रसिक जन बन के हमारा प्ले, हमारा थिएटर, हमारा नाट्य देखने आए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।